हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारस्वत स्कूल रतावापी। आज हम 9th स्टैंडर्ड मैथ्स का 6th चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स का सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं। लास्ट पार्ट में आपने कुछ बेसिक डेफिनेशंस और टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में स्टडी किया हुआ था। आज उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब सबसे नेक्स्ट टाइप जो हमारा आएगा, लास्ट टाइम हमने कुछ एंगल्स के टाइप्स पढ़े थे, अब कुछ एंगल्स का मल्टीपल एंगल्स आते हैं तो उसके क्या रिलेशन आता है वो हमें यहाँ पे फाइंड करके देना है। चलिए, पहले तो टॉपिक है तो वो तो शायद आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में ऑलरेडी स्टडी करके ही रखे हैं, पर वापस एक बार उसका रिवीजन करेंगे ताकि हमें पता चले कि हम इसे कैसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा एंगल आएगा वो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। चलिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, चलो ये सारे रिलेशन हमें मोर देन वन एंगल्स के लिए मिलते हैं और टू एंगल्स के लिए हमें फाइंड करना होता है। सो व्हेन वी कैन से टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, सो यहां पे आपको एक रिलेशन मिलेगा कि दैट टू एंगल्स whose sum measures is 90 degree is called कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब कि ऐसे दो एंगल्स की मुझे रिक्वायरमेंट रहेगी, जब मैं उनका सम करूंगा और उनके सम का मेजर 90 हो जाएगा, सो दैट टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। चलिए, कैसे दिख सकता है मुझे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो देखिए एक डायग्राम को, ताकि आपको आइडिया आए कि इसे कैसे कर सकते हैं। सो देखिए, ऐसा एक डायग्राम है। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये एक एंगल है वो, और दूसरा एंगल आपने देखा एक ये एंगल बन रहा है वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। क्यों? अगर 60 प्लस 30 करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? दोनों का एडिशन का 90 मिल जाएगा। सो अगेन वी कैन से दिस टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब कौन कौन से एंगल यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ सी एंड एंगल सी ओ बी। मतलब दो एंगल आपके पास है ऐसे। पहला एंगल मैंने बताया कि ए ओ बी है, और दूसरा एंगल आपके पास हो जाएगा ए ओ सी एंगल, दूसरा हो जाएगा सी ओ बी एंगल। ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। चलिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट कौन सा एंगल होगा जो आपको यहाँ पे दिखेगा। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ओ सी एंड सी ओ बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। चलिए, अब नेक्स्ट एंगल की बात करते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। चलिए, सप्लीमेंट्री एंगल्स कब मिलते हैं? सो अगेन उसका रीजन है दैट टू एंगल्स द सम ऑफ हुज मेजर इज 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब कि ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 हो जाए तो उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। चलिए, कैसे मिल सकता है? तो इसका भी एक डायग्राम बनाया हुआ है, उससे आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि आप इसे कैसे बना सकते हैं। सो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं कि एक एंगल है 125, अगेन दूसरा एंगल है 55। दोनों का आप अगर ऐड करोगे सो इन दोनों का एडिशन आपको मिलेगा, इट इज़ 180 डिग्री हो जाएगा। सो अगेन यहाँ पे कौन कौन से एंगल हो गए कि इस केस में भी एंगल ए ओ सी एंगल, मतलब कौन सा एंगल? ये एक एंगल हो गया पूरा, देखिए ये वाला एंगल, और दूसरा एंगल है बी ओ सी या सी ओ बी। सो एंड एंगल सी ओ बी एंगल हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल भी क्या बनाएंगे? आपको सप्लीमेंट्री एंगल बना के देंगे। तो आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि ये दोनों एंगल क्या करेंगे? 180 डिग्री बनाएंगे। सो दैट्स वाई ये दोनों एंगल को हम कह सकते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब आपको याद रखना है, अगर एनी टू एंगल्स का सम 90, सो दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एंड इफ एनी सम ऑफ एनी टू एंगल्स इज 180 देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं कि नेक्स्ट टाइप के एंगल्स जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो क्या होगा। तो वो देखिए अगेन, तो अब नेक्स्ट एंगल आ जाएंगे मेरे एडजेसेंट एंगल्स। चलिए, यहां पे बात आ जाती है कि एडजेसेंट एंगल्स कैसे मिल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि एडजेसेंट एंगल्स कैसे होगा। तो सबसे पहला कंडीशन, वो तीन कंडीशंस को फॉलो करने वाले एंगल्स ही एडजेसेंट एंगल्स होते हैं।
सो हमारा स्टेटमेंट यहां पे होना चाहिए द टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल इज, सबसे पहली कंडीशन, दे हैव द सेम वर्टेक्स, मतलब दोनों की वर्टेक्स क्या होनी चाहिए, सेम वर्टेक्स होनी चाहिए, सबसे पहले बोला गया है। चलिए नेक्स्ट, दे हैव अ कॉमन आर्म एंड द थर्ड वन केस, अनकॉमन आर्म्स आर वन ऑन द आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। मतलब ये मुझे कहना चाह रहा है कि सबसे पहले मेरे पास एक तो सेम वर्टेक्स होना चाहिए, एक कॉमन आर्म होना चाहिए और अनकॉमन आर्म्स ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म होना चाहिए। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी देन यू कैन से द गिवन टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल करने वाला एक डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूं ताकि इसमें आपको आइडिया आ जाए कि क्या करना है। तो देखिए सबसे पहले मैंने एक डायग्राम बना दिया है। चलिए दो एंगल की बात कर रहे हैं। सबसे पहला एंगल है ये वाला और दूसरा एंगल जो है वो है ये एंगल है। चलिए इन दोनों एंगल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले उसने क्या बोला मुझे, कॉमन वर्टेक्स। तो देखिए बी इनकी कॉमन वर्टेक्स है आपके लिए, कॉमन आर्म, तो बी डी रे जो है वो उसकी क्या हो जाएगा, कॉमन आर्म। चलिए बी ए रे और बी सी रे आपकी क्या हो जाएगी, अनकॉमन आर्म्स ऑन आइदर साइड, मतलब ये एक इस तरफ है और एक रे किस तरफ है, इस डायरेक्शन में है। तो ये डायग्राम ने तीनों कंडीशन फुलफिल कर दी। तो आप कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के कौन से होंगे, एडजेसेंट एंगल्स होंगे। तो यहां से आपको एक और चीज पता चली कि हमने जो सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा उसका मेन रीजन है कि दोनों अगर एडजेसेंट होंगे तो ही जाके वो सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे। समझ में आया जो मैं कहना चाह रहा हूं कि सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से भी ऐसा नहीं है कि सप्लीमेंट्री होगा और कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो ही एडजेसेंट होगा। याद रखना कि एंगल अलग अलग होंगे तो भी वो सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री ही रहते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए कि सर एडजेसेंट होगा तो ही सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री, हमें लगता है सर उसमें तो एडजेसेंट एंगल दिया था आपने डायग्राम के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है। आप अगर वहां पे ऐसा डायग्राम बनाते कि एक एंगल दूसरी तरफ है, वहां पर अगर आप ऐसा डायग्राम बना देते हो कि एक ऐसे एक गया, एक एंगल ऐसे दिया गया है और एक एंगल ऐसे दिया गया है, एक रे ऐसे गिवन है, अगर आप ये वाले एंगल का और ये वाले एंगल का सम भी 90 होगा तो भी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही कहलाए जाएंगे। ठीक है ना, उसके लिए एडजेसेंट होना जरूरी नहीं होगा। ठीक है, तो वो याद रखना, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री में एडजेसेंट एंगल होना जरूरी नहीं होता है। चलिए तो यहाँ पे हमने तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया। तो गिवन डायग्राम से हम क्या क्या डिसाइड कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले, सो फर्स्ट केस दैट इन गिवन फिगर एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी आर एडजेसेंट एंगल्स। क्यों ऐसा हुआ, सो दे हैव द कॉमन आर्म वर्टेक्स बी एंड द कॉमन आर्म बी डी, रे बी सी एंड रे बी ए आर नॉन कॉमन आर्म्स। देखिए तीनों कंडीशन को उसने सेटिस्फाई कर दिया। तो ये मेरे हो जाएंगे एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी। चलिए और क्या लिख सकता हूं मैं से एडजेसेंट एंगल्स के बारे में, तो वो देखिए कि मोर ओवर व्हेन द टू एंगल्स आर एडजेसेंट देन देयर सम इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल फॉर्म्ड बाय द टू नॉन कॉमन आर्म्स। मतलब कि जो दो एडजेसेंट एंगल्स का आप सम फाइंड करोगे वो किसके इक्वल में होगा, टू नॉन कॉमन आर्म से जो एंगल फॉर्म करेगा उसके अकॉर्डिंग। तो अगर मुझे इसके लिए वो रीजन लिखना है तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा कि दैट एंगल ए बी डी, सो वी कैन गेट एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी। मतलब कि एंगल ए बी सी मतलब ये पूरा एंगल का सम दिस एंगल प्लस दिस एंगल के इक्वल में हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि कैसे एक एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म होते हैं और उसे आप कैसे डिराइव कर सकते हैं। आ जाएगा आइडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। अब जो नेक्स्ट टाइप मुझे गिवन है वो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब यहां पे मुझे बोला गया है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। चलिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स मुझे कैसे मिलेगा तो उसकी बात करेंगे। सो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं पहले, तो देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का इस तरीके से। देखिए अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स मिलता कैसे है, देखिए दोनों एंगल कौन से हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। पर अगर आप इन दोनों का सम करेंगे
तो वो किसके इक्वल में हो जाएगा, एक स्ट्रेट एंगल के इक्वल में। और स्ट्रेट एंगल की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, 180। स्ट्रेट एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 180। तो यहाँ पे आप इसे दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। सबसे पहला एक्सप्लेनेशन आप लिख सकते हैं कि लेट एंगल AOC एंड BOC आर टू बी एडजेसेंट एंगल्स, and if the non-common arms OA and OB and form a line, then angle AOC and angle BOC is said to be form a linear pair of angles। मतलब मैंने कहा कि 180 बनेगा मतलब एक स्ट्रेट लाइन ही बन जाएगी। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि अगर मैंने जैसे देखा डायग्राम में कि AOC और BOC एंगल अगर एडजेसेंट एंगल है, सबसे पहली प्राइमरी कंडीशन कि दोनों क्या होने चाहिए, एडजेसेंट। और अगर अनकॉमन आर्म्स 180 डिग्री बना रही है या तो एक लाइन बना रही है, मतलब ये देखो 180 डिग्री ले लो या आप लाइन ले लो, दोनों सेम ही रीजन हो जाता है, देन वी कैन से द गिवन टू एंगल्स विल फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। जैसे कि डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं कि हियर let a ray OC stands on a line AB, then you can say angle formed at the point O are angle AOC, angle BOC and angle AOB। मुझे यहाँ पे तीन एंगल मिले। कौन कौन से एंगल मिले देखिए यहाँ पे। सबसे पहला एंगल जो मुझे यहाँ पे देखने को मिला वो एंगल मिला एंगल AOC। मतलब पहला एंगल जो आपने यहाँ पे देखा वो होगा ये वाला एंगल, एंगल AOC एंगल मिला ये वाला एंगल। फिर आपको जो दूसरा एंगल मिला वो एंगल BOC या COB, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। और तीसरा एंगल मिला ये कंप्लीट एंगल, मतलब लीनियर एंगल मिल गया, स्ट्रेट एंगल ज़्यादातर आप कह सकते हैं। ये तीन एंगल यहाँ पे देखने को मिले मुझे। अब मैंने कहा कि अगर मुझे बोला गया कि रे स्टैंड ऑन अ लाइन, अगर रे एक लाइन पे स्टैंड करेगी तो मतलब लीनियर, वो कौन से एंगल मैंने कहा था, देख तो पहले क्या हो गया, एक तो पहली कंडीशन कॉमन वर्टेक्स O है तीनों एंगल का, तीनों एंगल का कॉमन वर्टेक्स क्या है, O, हमने जो पिछला थियरम पढ़ा उसके लिए। फिर ये कॉमन आर्म हो गई, मतलब ये दोनों एंगल कौन से होंगे आपके, एडजेसेंट एंगल्स। चलो एडजेसेंट एंगल का सम किसके इक्वल में होता है, AOB के इक्वल में होता है। और AOB कौन सा एंगल है, एक स्ट्रेट एंगल है। तो यहाँ से आप दो रिजल्ट डिराइव कर सकते हो। पहले तो हमने बताया कि आप इन दोनों का सम मतलब AOC और BOC का सम किसके इक्वल में लिख सकते हो, एंगल AOB के इक्वल में लिख सकते हैं। तो सबसे पहला रिजल्ट आप लिख सकते हैं कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल AOB। किस रीजन से लिखा मैंने, एडजेसेंट एंगल्स का सम के इक्वल में। और उसके बाद नेक्स्ट रीजन लिखेंगे कि दैट AOC प्लस BOC विल बिकम 180 डिग्री बिकॉज इट विल फॉर्म अ स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। एंगल AOB क्या बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा, क्योंकि वो एक स्ट्रेट एंगल है इसकी वजह से। तो इस तरीके से लीनियर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आपको मिल सकते हैं। मतलब आपको याद क्या रखना है यहाँ पे, इतना सारा थियरम नहीं, मेन कॉन्सेप्ट कि दैट इफ टू एंगल्स, ओके, इफ एनी रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, हमारी स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, if any ray stands on a line then angle formed by that ray adjacent angles formed by that ray has a sum 180 डिग्री। मतलब जो रे एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म करेगी दो, उसका सम हमेशा क्या मिलेगा, 180 डिग्री। और उससे आप लिख सकते हैं लीनियर पेयर थ्योरम। चलिए, तो अब आपको याद क्या रखना होगा, इसके ऊपर से मुझे दो थियरम या दो एक्सियम्स मिल गए जो मुझे इसके लिए हमेशा याद रखने होंगे, क्योंकि क्वेश्चन के प्रूफ दैट में हम इसे यूज करने वाले हैं। तो हमें क्या क्या चीजें हैं जो हमें याद रखनी होगी इसके लिए। तो देखिए सबसे पहली चीज कि when the sum of two adjacent angles is 180 degree then they are called as linear pair of angles। मतलब मुझे इतना याद रखना है सिर्फ कि अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 हो जाएगा सो दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर। और वो एडजेसेंट एंगल मिलेंगे कैसे, बिकॉज अ रे स्टैंड ऑन दैट पर्टिकुलर लाइन। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि कौन से दो एक्सियम हैं जो मुझे याद रखने पड़ेंगे, उसी के ऊपर से हम इसे डिराइव करेंगे। तो चलिए उसकी बात करते हैं कि कौन से दो एक्सियम को मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहला एक्सियम जो मेरा होगा एक्सियम नंबर 6.1, जो मुझे याद रखना होगा कि इट इज इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स so formed
इज 180 डिग्री। सबसे पहला क्या रीजन मिलेगा कि अगर कोई रे एक लाइन पे स्टैंड करेगी, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। ये मेरा हो गया एक्सियम नंबर 6.1। चलिए उसके ऊपर से मुझे एक्सियम नंबर 6.2 मिल जाएगा। चलिए एक्सियम नंबर 6.2 क्या होता है वो देखिए। तो वो मुझे कहता है इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 then the non-common arms of the angles form a line। मतलब कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होगा तो जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगी वो क्या फॉर्म करेगी, एक लाइन फॉर्म करेगी। ठीक है, तो ये याद रखना होगा कि अगर टू एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है तो वो एक लाइन फॉर्म करेगी नॉन कॉमन आर्म्स, और अगर एक रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। तो ये दोनों एक दूसरे के कन्वर्स स्टेटमेंट कहलाए जाते हैं। कन्वर्स मतलब रिवर्स स्टेटमेंट। मैंने पहले बोला रे लाइन के ऊपर स्टैंड कर रही है तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 होगा। सेकेंड कि अगर एडजेसेंट एंगल का सम 180 होगा तो वो एक लाइन फॉर्म करेगी। तो इस तरीके से मुझे ये दो एक्सियम्स याद रखने हैं। चलिए अब बात आती है एक नए वर्ड की। नया वर्ड आपने पढ़ा होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। नए वर्ड को हम बात करेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये वर्ड आपने ऑलरेडी सुन रखा होगा। कैसे, तो देखिए बताता हूं कि यू मे ऑल्सो रिकॉल दैट द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स formed when two lines say AB and CD intersect each other at say at the point O। हमने इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए टॉपिक पढ़ा था। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच में मुझे जो मैंने कहा था कि दो लाइन है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, दैट विल बिकम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसके साथ जो एंगल मिलते हैं वहां से हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि उसका एक डायग्राम बना देता हूं। तो उसका डायग्राम आपको ऐसे मिलेगा। मैंने कहा था एक है, ये है हो गई लाइन ए बी, ये हो गई लाइन सी डी, और ये हो गया उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ। चलो यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन से होंगे, जो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। मतलब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ सबसे पहले कि ये देखिए ये एक एंगल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला उसके एडजेसेंट वाला होगा, तो उसके सामने बच गया, वो क्या बच गया, उसके सामने वाला एंगल। मतलब कि ये जो एंगल हो गया वो उसके लिए क्या हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट। बाकी दोनों तो एडजेसेंट एंगल हो गए, मुझे वर्टिकली ऑपोजिट चाहिए, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए सिर्फ वर्टेक्स को छोड़ के। तो मतलब उसके सामने वाला जो एंगल बना वो क्या होगा, उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा। सो सबसे पहले सी द फिगर। So you can see there are two pairs of vertically opposite angles। यहाँ पे आपको दो pairs मिलेंगी। कौन कौन सी देखिए। So vertically opposite angles, one pair is angle AOD and angle BOC। मैंने जो भी बता दिया कौन सा एंगल, एक एंगल बनाया AOD और दूसरा बना दिया BOC। सिमिलरली मैं अगर ये वाले एंगल के लिए बात करता हूं तो दूसरा एंगल कौन सा मिलेगा, उसके ऑपोजिट वाला ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो ये कौन सा एंगल हो गया, BOD एंगल। तो ये हो जाएगा एंगल BOD। तो देयरफॉर द अदर पेयर इज एंगल AOC एंड एंगल BOD। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आ जाएगा आइडिया क्या करना है इसके लिए। तो ये हो जाएगा आपको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे आप देख सकते हैं उसका तरीका। चलिए अब इसके ऊपर से आ जाता है एक थियरम। थियरम नंबर हमारा सबसे पहला है। तो उस थियरम को देखते हैं कि इस थियरम को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिखना है। आपकी बुक में उसका प्रेजेंटेशन अलग तरीके से दिया गया है, पर मैं आपको जिस तरीके से लिखवाऊंगा उसी तरीके से आप हर बार थियरम को या किसी प्रूव दैट वाले क्वेश्चन को लिखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं उस थियरम को, और कैसे उसे डिनोट करना है, कैसे आपको एग्जाम में या बुक्स के अंदर आपको लिखना है वो भी मैं इसमें बता दूंगा आपको। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। सो जो हमारा थियरम है वो है सबसे पहला थियरम नंबर 6.1। चलिए थियरम नंबर 6.1 मुझे स्टेटमेंट क्या दे रहा है पहले तो वो समझते हैं। तो वो मुझे किया है यहाँ पे कि दैट इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मतलब जो हमने पिछला केस पढ़ा उसी के रिलेटेड यहाँ पे है।
मुझे ये कहा जा रहा है कि अगर मैं दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, देन जो यहाँ पे मुझे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मिलेंगे उनकी वैल्यूज क्या होगी, उनके मेजर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये मुझे प्रूफ करना है। चलिए तो अब इसे प्रूफ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले उसमें मुझे क्या गिवन है, पहले तो वो मुझे पता होना चाहिए, जो डेटा मुझे गिवन है। सिमिलरली मुझे प्रूफ क्या करना है वो मुझे पता होना चाहिए, एंड आफ्टरवर्ड्स वी विल प्रूफ दैट थिंग्स। चलिए तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना होगा गिवन पार्ट। तो गिवन में आपको क्या गिवन है कि टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। कौन सी दो लाइंस है वो आपको नहीं पता, तो वो आप इसमें अज्यूम कर सकते हैं। तो सबसे पहला मैं स्टेटमेंट लिखूंगा that given which is two lines AB and CD intersect at point O। ठीक है, मैंने लिख दिया स्टेटमेंट को। चलिए अब मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, उसका डायग्राम, क्योंकि डायग्राम के ऊपर से ही मुझे कौन कौन से एंगल को इक्वल प्रूफ करना है वो पता चलेगा। तो मैं उसका बना देता हूं एक डायग्राम। डायग्राम ने बनाया था वैसे ही आएगा पिछले वाले में डायग्राम में। सो देखिए ऐसा एक डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। चलो अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन कौन से होंगे वो आपको पता होना चाहिए। पहला एंगल कौन सा होगा, एक एंगल होगा AOD और उसके वर्टिकली ऑपोजिट कौन सा होगा, BOC या COB। तो सबसे पहले आपको प्रूफ करना होगा एक पैर कौन सी हो गई, AOD और BOC। सिमिलरली नेक्स्ट पैर क्या हो जाएगी, AOC एंड BOD। सो देयरफॉर टू प्रूफ, मुझे प्रूफ करना है कि ये एंगल की वैल्यू और ये एंगल की वैल्यू इक्वल है। सिमिलरली ये एंगल की वैल्यू और ये एंगल की वैल्यू क्या है, इक्वल। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा। सो टू प्रूफ क्या करना है कि पहला एंगल AOD AOC प्लस एंगल BOD इक्वल है। उसके बाद मुझे प्रूफ करना है कि एंगल AOD और एंगल BOC भी क्या है, इक्वल है। चलिए तो अब इसे हम प्रूफ कैसे करेंगे वो बात करते हैं कि हमें इसे प्रूफ कैसे करना है। तो सबसे पहले हम वही चीज यूज करेंगे जो यहाँ पे हमें यूज करनी है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मुझे AOC एंगल चाहिए और BOD एंगल चाहिए। मतलब मुझे यहाँ पे देखना होगा कि वो एंगल बनेंगे कहाँ, AOC एंगल और BOD एंगल मुझे मिलेंगे कहाँ। तो AOC एंगल और BOD एंगल के लिए मुझे पहले तो एक कॉमन आर्म ढूंढनी पड़ेगी जो दोनों के बीच में आएगी, और एक ऐसा एंगल जो दोनों को यूज करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक ऐसा एंगल लेता हूँ जो दोनों का एडजेसेंट एंगल है। एक ऐसा एंगल जो दोनों का क्या होगा, एडजेसेंट। तो देखिए AOC एंगल ये है, उसके लिए एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा, ये वाला। और BOD एंगल कौन सा है, ये, उसके एडजेसेंट एंगल कौन सा है, ये वाला। तो हम इसी एडजेसेंट एंगल को यूज करके हम इसको बताएंगे। चलिए तो कैसे करना है अब देखिए इसके लिए आपको। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं एक थियरम के मैं यहां पे अगर टेम्पररी इस लाइन को कंसीडर ना करूं तो ये मुझे एक लाइन मिलेगी CD, ये एक लाइन CD है, और उसके ऊपर मुझे क्या मिल सकता है, देखिए मैंने अज्यूम कर ली कि मेरे पास एक लाइन अज्यूम कर लेता हूं। देखिए मैं बता रहा हूं कैसे, कि मैंने अज्यूम कर ली है एक लाइन ये वाली, कि CD मेरी एक लाइन है और एक रे OA इसके ऊपर स्टैंड कर रही है। तो मतलब मैं लिख सकता हूं कि ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स। अगेन क्या बनेगा, लीनियर पेयर बन जाएगा। तो मतलब मैं लिख सकता हूं कि ये एंगल और ये एंगल का टोटल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला रीजन क्या होगा प्रूफ में, सबसे पहले कि रे OA स्टैंड्स ऑन द, लिख सकता हूं रे OA स्टैंड्स ऑन द लाइन CD। सो देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि दैट एंगल AOC, मैंने बताया था ये एंगल AOC प्लस एंगल AOD क्या हो जाएगा, 180। रीजन क्या लिखना है, रीजन लिखना होगा, याद रखना। यहाँ पे अगर आपने रीजन नहीं लिखा होगा तो मार्क्स कट जाएंगे। ये तो हमने लिखा है कि ये दिखा था। रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर होने की वजह से दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो सबसे पहला रीजन, इसे मैं लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया मेरा पहला केस। चलिए सेकंड केस के लिए अब क्या करता हूं, अब इसको निकाल दो पूरा। अब मुझे कौन सा एंगल चाहिए, BOD एंगल। चलो BOD एंगल के लिए मैं क्या करता हूं कि BOD एंगल के लिए अब मैं कंसीडर कर देता हूं मेरे लिए लाइन AB को। अगर लाइन AB की बात करता हूं तो कौन सी रे स्टैंड कर रही है उसके ऊपर, OD रे। अगेन ये दोनों एंगल कौन से बनेंगे, लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल।
मतलब इन दोनों का टोटल भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सबसे पहले कि नाउ रे OD स्टैंड्स ऑन लाइन AB, सो देयरफॉर कौन कौन से एंगल AOD प्लस BOD क्या हो जाएगा 180 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन रीजन क्या होगा लीनियर पेयर, और ये मेरा क्या होगा सेकेंड इक्वेशन। चलिए अब देख सकते हैं आपके लिए कि सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड इक्वल है। देखिए इसकी वैल्यू भी 180 है, इसकी वैल्यू भी 180 है, मतलब अगर RHS इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए इक्वल। देयरफॉर आप लिख सकते हैं फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1 and 2 वी कैन राइट लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये साइड किसके इक्वल में हो जाएगी ये वाली साइड के इक्वल में हो जाएगी। सो आई कैन से एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल AOD प्लस एंगल BOD। चलिए अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि AOD एंगल तो दोनों तरफ इक्वल ही होगा, तो मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल, तो आपके पास बच गया सिर्फ AOC और BOD। देयरफॉर यू कैन से इट इज एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल BOD। तो हेंस प्रूव्ड हो गया आपके लिए कि आपको जो प्रूव करना था कि AOC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा BOD। अब जो दूसरा प्रूफ करना है उसके लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक स्टेटमेंट लिख देना सीख देना कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट AOD इक्वल्स टू BOC, एंगल AOD और BOC क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। आ जाएगा आपको आइडिया क्या करना है। तो ये हो जाएगा आपका थियरम नंबर 6.1 जो आपको नोट डाउन करना है प्रॉपरली। कैसे मैंने लिखा है वो मैंने बता दिया है, इतने ही स्टेप्स आपको लिखने हैं, कोई एडिशनल स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। आ जाएगा आइडिया। तो यहाँ तक आपको नोट डाउन करना है टेक्स्ट बुक नोटबुक में आपके कि क्या आपने लिखा है और क्या क्या आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। तो पूरी चीज़ आपको प्रॉपरली नोटबुक में नोट डाउन करके रखनी होगी। तो आज के वीडियो में हम यहाँ रुक जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट एग्जांपल्स और नेक्स्ट थियरम्स और एक्सरसाइज का डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।